जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों ये आपके बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और दोस्तों इससे पहले मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस पे कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों हिस्ट्री का ये मैं फर्स्ट चैप्टर बनाने जा रहा हूँ, आगे और भी चैप्टर्स बनाते रहूँगा और आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं। इस नोट्स के द्वारा आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप ऐसा करिएगा, कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये नोट्स भी मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो कभी फ्यूचर में तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा हमारे चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो दोस्तों अगर हम चैप्टर को समझ लेते हैं तो हमारे लिए चैप्टर के मीनिंग समझ लेते हैं तो हमारे लिए चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक तो इतिहास जो सबसे पुराना इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में आपका आता है हड़प्पा सभ्यता, महाजैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक, यह सब चीज़ें आती हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास में आपके मुगल कालीन समय आता है और जो आपका आधुनिक इतिहास है इसमें दोस्तों अंग्रेज़ों के बारे में आता है। तो आप ये देखिए कि 3 तरीके से आपकी इतिहास बटा हुआ है। भारतीय इतिहास 3 रूपों में बटा हुआ है। तो हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या आता है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता आता है, महावीर जैन आते हैं, आपके बुद्ध आते हैं, इसके अलावा अशोक आते हैं और ऐसे कई सारे, महाभारत आता है। तो इन सब के बारे में आप इतिहास समझ रहे दोस्तों। प्राचीन इतिहास में क्या आता है? प्राचीन भारतीय इतिहास में आता है आपके, मैंने बता दिया, हड़प्पा सभ्यता, यह सब चीज़ें आती हैं। आज हम ये नहीं पढ़ने वाले कि ये सब क्या है, हमें आज ये पढ़ना है कि इनके इतिहास का स्रोत क्या है। दोस्तों जैसा कि मुझे मेरे बच्चे या फिर मैं अपने पिताजी से पूछूं कि उनका स्रोत क्या है, तो देखो मेरा स्रोत क्या है, मेरी पहचान क्या है कि मैं जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूं वहां पर मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये मेरा स्रोत है। अगर हमारे पास एक प्रूफ है ना दोस्तों, अगर महात्मा गांधी जी के बारे में हमें पता है तो महात्मा गांधी जी का कोई प्रूफ है ना कि वो हमारे देश के नेता थे, उनकी फ़ोटो है, कई चीज़ें, अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई है। तो स्रोत मतलब होता है जिससे हमें उसकी जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों अब मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा मतलब बदल देता हूँ, पुराने भारत के इतिहास का जानकारी। तो हमें आज ये पढ़ना है कि हमारे भारत के इतिहास की, पुराने भारत के इतिहास की जानकारी क्या है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें पुराने भारत की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों याद रखना, हमें अपने भारत की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये याद रखना, एक तो साहित्य से, एक तो पुरातत्व से और एक विदेशी यात्राओं से। तो ये सब दोस्तों मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले हम अपने नोट्स के हिसाब से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके लास्ट में वीडियो की ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या दिक्कत आई, कहाँ समझने में, और वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ कि मेरी वीडियो यार ज़्यादातर लंबी रहती है, आपने पुरानी वीडियो भी अगर जाके देखोगे तो लंबी वीडियो है। तो मेरा मकसद ये नहीं है आपको कि भाई सी वीडियो बना देना, मेरा मकसद आपको समझाना, चाहे लोग कम देखें लेकिन जो सही रियल में पढ़ना चाहते हैं मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं नोट्स के हिसाब से। तो दोस्तों आई होप, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि भारत के इतिहास का स्रोत क्या है, भारत का इतिहास हमें किस जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत एक विकसित संस्कृति है। दोस्तों संस्कृति का मतलब समझते हो? संस्कृति मतलब है रीति रिवाज। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है, उससे पहले कोई संस्कृति नहीं थी। सबसे पुराने रीति रिवाज भारतीय रीति रिवाज है, इसीलिए भारतीयों को बहुत इज्जत से, अदब से देखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप देखते होंगे कि भारत अगर चाहे, आज के टाइम में मैं आपको एक अलग जानकारी दे रहा हूँ, भारत अगर चाहे तो इंडिया जो चाहे अपने देश को एक
टूरिस्ट हब में बदल सकता है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना कल्चर है। तो दोस्तों याद रखना, भारत का एक विकसित संस्कृति है। विकसित मतलब डेवलप। जिस ज़माने में लोग जंगलों में रह रहे थे दूसरे देशों में, उस ज़माने में भारत सही से व्यापार कर रहा था, नगर बना कर रह रहा था। तो समझ आ रही है हड़प्पा सभ्यता कब आई थी? सबसे पुरानी सभ्यता थी। सबसे पुरानी सभ्यता मतलब समझते दोस्तों आप? सभ्यता मतलब होता है रहने का तौर तरीका। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पता ही है, लोगों ने घर बनाए थे, महल बनाए थे, एक समाज में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, एक भगवान को मान रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, क्रियाक्रम कर रहे थे। तो वो उस टाइम की संस्कृति थी, और वह संस्कृति क्या थी? सबसे पुरानी संस्कृति थी। तो याद रखना, एक तो हम पुरानी संस्कृति है और एक विकसित डेवलप संस्कृति है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन दर्शाता है कि किस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, उपयोग किया और किस प्रकार एक विशाल राज्य बनाने में सहायता दी। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के टाइम में अगर आप देखो, अमेरिका को देख लो, चाहे आप कोई भी देश देख लो, इनकी बिल्डिंग्स देखते हो आप, या फिर इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, जैसे कि मतलब मानने का मतलब है, जैसे कि आज के टाइम में वो कितने आधुनिक हो गए हैं। आज के टाइम में उनकी ट्रेन्स देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, कब आधुनिक हुई हैं, इतनी बढ़िया कब से लगी हैं? जब उनने साइंस में तरक्की की है। लेकिन जिस टाइम में साइंस नहीं था, उस टाइम में भारत ने तरक्की की थी। तो बिना साइंस के हमने तरक्की की थी, हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि भारतीय इतिहास हमें यह बताता है कि जो चीज़ हमारे पास थी उस समय में, हमने उसका यूज़ करके एक बहुत अच्छा राज्य बनाया था। तो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता कितनी बढ़िया सभ्यता थी। अब दोस्तों क्या हुआ था, हमारे भारत के इतिहास की एक दिक्कत थी, ठीक है दोस्तों। जैसा कि अगर मैं खुद अपनी पर्सनल बताऊं, अगर मेरे से ये पूछा जाए कि मेरे पूर्वज अगर मेरे 10वीं पीढ़ी पूछी जाए, मेरे 10वीं पुरानी पीढ़ी का नाम क्या था, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। क्यों नहीं बता पाऊँगा? क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है ना मेरे पूर्वजों को मालूम है कि मेरे 10वें या 12वें या 15वें पूर्वज कौन थे, है ना। और ज़्यादातर को नहीं मालूम होगा क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे भारत के साथ था। हमारे भारत के इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ हमारे पास कहानियाँ थी। हम कहानियों में समझते थे ये राजा थे, ऐसे थे, लेकिन उनका काल समय कुछ भी नहीं पता था। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर राज्य किया, दोस्तों आप ये समझ तो रहे हैं ना, प्लीज़ आप हर एक चीज़ को कंबाइन मत करिएगा। चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया, फिर आपको ये समझ में आ गया कि भारत एक विकसित संस्कृति है, फिर आपको ये समझ में आया कि जब इंडिया पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उसने दुनिया में रहना सीख लिया था। सबसे पुरानी कल्चर हमारी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज़ों की संस्कृति बिल्कुल अलग थी। वो अलग तरीके से थे, वो लोगों को दफनाते थे, वो चर्च में जूते पहन के जाते थे, उनका रहन सहन, उनकी चीज़ें अलग थी। और यही भारत में उल्टा था। भारत में क्या था कि भाई लोग मंदिर में कितने साफ़ सुथरे हो गए, चप्पल तो पहन के जा ही नहीं सकते, पाप हो जाता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि उनका कल्चर और हमारे कल्चर में काफ़ी डिफरेंस था। वो घर की औरतों के साथ शराब पी लेते थे, और हमारे इधर औरतों से बात करना भी, बाहर भी निकालना उस टाइम में नहीं सही माना जाता था, अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने देखा कि हम कभी इन पर राज नहीं कर पाएंगे अगर हमने इनको जाना नहीं। तो अंग्रेज़ों ने एक सबसे बड़ी बात ये करी कि उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत में रहना है तो हमें इनका इतिहास जानना होगा। तो इतिहास जानने के लिए उन्होंने चीज़ें मांगी, तो उन्हें चीज़ें मिली नहीं, तो उन्होंने खुद इतिहास बनाना चालू कर दिया, मतलब कि इतिहास के बारे में बनाना। तो अंग्रेज़ों ने हमारे को इतिहास लिख कर बताया है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। फिर उसके बाद ये धर्म आया, ये चीज़ें आई, फिर उसके बाद ये काल आया, ये काल आया, ये काल आया। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि प्राचीन इतिहास किसकी देन है, तो प्राचीन इतिहास अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों ने इसे क्यों बनाया? ताकि वो हमारे देश पर राज कर सके और हमें हमारी सभ्यता को जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले हमारे देश पर किसने कब्जा किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपना शासन चलाने आई तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अंग्रेज़ों का जो कल्चर था, या फिर हम कहें कि उनकी जो संस्कृति थी, वो भारतीय संस्कृति से काफ़ी अलग थी। संस्कृति के अंतर को मिटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे आवश्यक था कि वह भारतीयों के संस्कृति की ज्ञान ले, मतलब कि भारतीयों की संस्कृति के बारे में जाने। संस्कृति का ज्ञान लेने के लिए उन्होंने कुछ अधिकारी नियुक्त किए जो यह कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण थे। दोस्तों याद रखना, ये आपको लिखना भी होगा कि कोलकाता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल,
एशियाटिक मतलब एशिया की जानकारी, ठीक है। तो एशिया के इतिहास को पढ़ने के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जो इधर का इतिहास पता लगाए। तो 1784 में गठन हुआ। फिर सर विलियम जोन्स, जिन्होंने इसे बड़ा सीरियस लिया 1746 से 94 तक, और 94 से डॉल्स विल्किंस, इन दोनों ने, अंग्रेजों ने या फिर इन दोनों शासकों ने भारतीय इतिहास को जानने में अधिक रुचि दिखाई और इन्होंने भारत के साहित्य और संस्कृति में गहरी अभिरुचि ली। साहित्य मतलब दोस्तों जो हमारे पास रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, ये सब चीज़ें, उपनिषद, ये सब हमारे क्या है, साहित्य हैं। इनसे हमारे भारत के बारे में पता चलता है। आज के टाइम में आप रामायण देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, सब कहाँ से है, हमारे साहित्य में लिखा हुआ है। तो उन्होंने उधर से हमारी जानकारी बहुत उठाई। किन्होंने? सर विलियम जॉन्स और चार्ल्स विल्किंस ने। उसके बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति मतलब रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, इनके बारे में पता लगाया। और रीति रिवाज कैसे आए ये पता लगाया कि क्यों हम नमस्ते करते, कैसे करते, हम कैसे चीज़ों का पता लगाते हैं। तो इन तीनों बंदों ने, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे सोसाइटी बनाई, उन्होंने कोशिश करी इतिहास जानने की। इन दोनों शासकों ने हमारे साहित्य में रुचि ली। और इन तथ्यों से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, वह जानकारियाँ किसी समय में अंग्रेज़ों द्वारा या फिर हमारे ऊपर शासकों के द्वारा प्राप्त की गई थी। परंतु एक तरफा ऐसी बात नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ कुछ भारतीयों ने भी अपनी संस्कृति को अलग रूप से बताया, क्योंकि अंग्रेज़ों के अंदर यह समस्या थी कि हमारी संस्कृति को, या फिर वे हमारी जिस संस्कृति को ढूंढ रहे थे, वह उसे डराने वाली काफ़ी बता रहे थे, और मैं भारतीय संस्कृति को तुलना कर रहे थे और उसे भावनात्मक तरीके से बताते थे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मेन चीज़ ये समझनी है कि प्राचीन जो इतिहास है वो अंग्रेज़ों ने खोजा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि सारी इतिहास हमारे अच्छे से खोज दिए, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी निकाली। देखो उनके मन में एक ही बात आ गई थी। देखो मान के चलो, आज आपके टाइम आप एक चीज़ देखिए, अगर मान के चलिए आपको भारत का खाने का तरीका, ठीक है, और अंग्रेज़ों के खाने का तरीका, ठीक, और एक चाइनीज़ के खाने का तरीका, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आप अपने भारतीय जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जो हमारा पेट, और अगर हम वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाएं 1 दिन 10 दिन, अगर हम उनके रोज़ तरीके से खाएं या चाइनीज़ फूड खाएं, तो आपका मन भरेगा नहीं, क्योंकि आप शुरू से ही आदी हैं भारतीय खाने की, ठीक है। तो आपका पेट कब भरेगा? जब तक आप भारत के तरीके से नहीं खाएंगे। आपको उनकी संस्कृति अपनाने में टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। आज भी जैसे कि मान के चलो, अंग्रेज़ों के उधर क्या होता है कि जब उनके अंतिम संस्कार होते हैं तो वो लोग कोट वोट पहन के जाते हैं, उस तरीके से नहीं, वो उनका कल्चर है, उस तरीके से समझो। और हमारे इधर अगर कोई ऐसा चले जाए तो उसे हम क्या समझेंगे? बहुत गलत समझेगा हमारा भारतीय समाज। तो दोस्तों यही बात होती है। जैसे हम उनको सोचते हैं कि यार ये कैसे तैयार हो गए किसी के मुसीबत के समय में या किसी गलत समय में, और हम वैसे ही वो अंग्रेज हमारे बारे में सोचते थे। जब वो हमारा इतिहास पढ़ते थे तो वो कहते थे ये भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं, डायन बोल के गांव से निकाल दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे इतिहास को गलत नज़रिए से देखा। उन्होंने लिखा तो सच, लेकिन उन्होंने गलतियों की तरफ ज़्यादा जोर दिया, तो जिससे हमारे भारतीय लोग जो थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी संस्कृति को गलत बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना कि भारत के इतिहास बताने में 2 लाइनें बट गई। एक तरफ अंग्रेज, जिन्होंने सही बातें तो बताई, लेकिन उन्होंने अपनी से तुलना करके बेकार कर दिया। जैसे हमारी इधर सती प्रथा थी, वैसे तो सती प्रथा बेकार थी, लेकिन दोस्तों अगर आप पुराने ज़माने में जाओ और उस ज़माने में जाकर एक बार सोचो, तो औरतें जो थी या फिर जो समाज था वो ये सोचता था कि ये कितनी खुशनसीब है जो अपने पति के साथ जलकर इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर गई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये तो अमानवीय है, ये कितने गलत लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, नशे में डालकर उसको कैसे भी, जो उसका पति 40 साल का है और उसकी पत्नी 22-23 साल की है, उसको जला रहे हैं। ये तो क्या संस्कृति है, किस तरीके, क्या हो क्या रहा है ये। तो उन्होंने हमारी इतनी, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बहुत ही बेकार बताया, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ही धज्जियाँ उड़ा दी। पर ऐसे टाइम में भारतीयों ने भी फिर इसके अंदर सुधार किए। उन्होंने बोला कि हाँ सती प्रथा गलत है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सही हैं, तो उसे आप पूरी संस्कृति को गलत नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से दोस्तों, एक तरफ अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से भारत के इतिहास को बताया और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से बताया। इन तथ्यों से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जो भी जानकारियाँ ले रहे हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा मिली है, तो आपको पता ही है। और कुछ भारतीयों ने भी बोला कि आप भावना सही चीज़ें भी बताओ, भारत के इतिहास में सारी गलत चीज़ें मत बताओ, कुछ सही चीज़ें भी बताओ। जर्मनी विद्वान मैक्स मुलर 1827 से 1902 तक
विद्वान मैक्स मुलर ने बताया कि भारतीयों में राष्ट्रीयता व स्वशासन दोनों की कमी थी। तो दोस्तों जर्मनी विद्वान मैक्स मुलर ने एक और चीज़ बताई कि भारत ना कभी भारत था ही नहीं, और ये सही भी था। देखो दोस्तों, आज हम मानते हैं हमारा देश भारत है, ये है। पुराने ज़माने में क्या होता था, हम राजाओं में बटे हुए थे, हम अपने राजा की बात सुनते थे, ना कि ये सोचते थे कि ये भारत के बारे में नहीं सोचते थे। हम सोचते थे हमें अपने राज्य से मतलब है। ये बात सच है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उन्हें भारत के लिए लड़ाई की बात नहीं थी। लेकिन जो हमारे गांधी जी थे, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह जी थे, ये सब किसके लिए राष्ट्रीयता थी इनके मन में, भारत के लिए थी, ये किसी राजा के लिए नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि मैक्स मुलर ने बताया कि जो भारतीय आज भारत को आज़ादी की मांग रहे हैं, वो कभी भारत की आज़ादी मांग ही नहीं रहे थे। ये पहले आज़ादी तो मांग ही नहीं थे, पहले तो ये किसी राजा को मानते थे। आज के टाइम में ये भारतीय आज़ादी मांग रहे हैं। तो उन्होंने इतिहास पढ़कर ये बताया कि भारत के इतिहास में भारतीयों में कभी भी राष्ट्रीयता व स्वशासन नहीं था। स्वशासन मतलब ये खुद कभी शासन नहीं करते थे, इनके ऊपर कोई राजा करके जाता था, इनके ऊपर कोई ना कोई ज़बरदस्ती इन पर कब्जा कर लेता था, ये कभी खुद कोई राजा नहीं बनाते थे। तो दो चीज़ें मैक्स मुलर ने बताई। पहली तो यह है कि भारत में अंदर राष्ट्रीयता तो कभी थी ही नहीं, कभी देशभक्ति थी ही नहीं, सब अपने राजा से मतलब रखते थे। और दूसरी बात, कभी भी यहाँ पर लोगों की सरकार नहीं होती थी, यहाँ पर कोई राजा होता था जो उन्हें ज़बरदस्ती अधीन कर लेता था। तो मैक्स मुलर ने ये बताया। फिर चार्ल्स गॉन डेंडोफियो ने बताया बर्बर विवेकशील निरंकुश शासन की लंबी परंपराएं बताई। उन्होंने बताया कि जैसे भारत के ऊपर राज्य कौन करके गए थे, बाहरी राजा ज़्यादा करके गए थे। अगर आप देखेंगे अशोक वगैरह या फिर जो 6ठी शताब्दी या 12वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के बाद, तो भारत के ऊपर बाहर के राजाओं ने ज़्यादा आक्रमण करके यहाँ पर शासन चलाया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पता चला कि कहीं ना कहीं बर्बर बाहरी लोग आकर भारत पर शासन करके गए और कोई देश का लोग शासन करके नहीं गए। कौटिल्य की दंड संहिता को अतिशय कठोर बताया। उन्होंने फिर ये भी बताया कि भाई कौटिल्य, चाणक्य जिसे कहा जाता है, उन्होंने अजीब, उनकी किताब कुछ सही नहीं थी, वो समाज को बड़ा कठोर बताते थे। कठोर मतलब ऐसा समाज बताते थे जिसमें जीना मुश्किल हो जाए। जैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के टाइम में हम इंडिया में कितना भी कुछ कहते हैं, हमारे इधर कहीं भी अगर थूकने पे फ़ाइन नहीं है, ये नहीं है, अगर मान के चलो आज के टाइम में हमारे देश में हर एक चीज़ पर फ़ाइन लगा दिया जाए, ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान के चलो सरकार रूल पे रूल बना दे, 10 बजे के बाद नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर एक मिनट पर रूल बना दे। सोचो अगर आप कहीं पर लाइन में गलत लाइन में लग गए या हट गए और उस पर भी आपके घर में 50 रुपये का फ़ाइन आ जाए, तो आपके लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें कही गई है। वैसे ही कौटिल्य के अर्थशास्त्री, कौटिल्य ने कौटिल्य की जो दंड संहिता थी, ठीक है दोस्तों, कौटिल्य ने जो दंड का परिणाम बताया था वो बड़ा गलत बताया था। आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौटिल्य उनका एक कहीं ना कहीं दरबारी था जो पूरे बताता देश को कैसे चलाना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ये बताते थे कि देश को कैसे चलाना चाहिए, तो उन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है दोस्तों, उस किताब में उन्होंने जो दंड संहिता दी थी, जैसे मान के चलो उन्होंने बताया था कि अगर कोई चोरी करता तो उसे भले समाज के सामने कोड़े मार मार कर मार दो। ठीक है, तो उन्होंने बताया बड़ी बेकार व्यवस्था थी, जो बहुत बेकार थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इधर से इधर तक एक ही चीज़ समझनी है। मैं फिर से समझाता हूँ कि इतिहास हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत सबसे विकसित पुरानी संस्कृति है, इसने उस ज़माने अपने यूज़ किया चीज़ों का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमारे इतिहास को दोबारा फैब्रिकेट किया, दोबारा बनाया, उन्होंने कई सारे लोगों को ये काम दिया। तो उन अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे बताया, किसी ने बताया कि भारतीय संस्कृति बड़ी भयानक है, किसी ने बताया कि इनके अंदर तो एकता है ही नहीं, तो किसी ने बताया कि ये लोग तो कभी खुद का शासन करते ही नहीं थे, इनके ऊपर बाहर के लोग शासन करके जा रहे थे। तो कोई बता रहा था कि यहाँ का जो दंड संहिता है जो कौटिल्य ने लिखा है ये बड़ी बेकार है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आया अब तक। तो दोस्तों आपको यहाँ तक मैं यही समझाना मेन मुख्य लक्ष्य था कि किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम ये पढ़ते हैं कि सुधारवादी नेता। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए नेता कौन थे। तो वो लोग जिन्हें बुरा लग रहा था, क्योंकि अंग्रेज दुनिया भर में हमारी बेइज्जती कर रहे थे। आपको पता होना आज़ादी के बाद तक इंडिया को स्नेक चार्मर बोला जाता था, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग क्या करते थे, बहुत पिछड़े माने जाने लग गए, क्योंकि वो अपनी तुलना हमसे करने लग गए। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो
आज की टाइम में अगर हम लोग अमीर होते, एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि भारत बहुत आगे होता, ठीक है, आगे मतलब बहुत अधिक पैसों में होता, और अंग्रेज़ गरीब होते या फिर अमेरिका वगैरह ये सब पीछे देश होते, तो हम उन्हें क्या बोलते कि ये काफ़ी पीछे हैं, हमें उनकी संस्कृति कितनी अच्छी क्यों ना हो, हमें अच्छी नहीं लगती। तो वही बात, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास मशीनें आ गई थी, तो वो हम लोगों को पिछड़ा हुआ मानने लग गए थे। तो अंग्रेज़ों ने जब हमें पिछड़ा हुआ बताया तो भारत के लोगों ने कहा नहीं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं। तो भारतीय सुधारवादी नेता वो थे जो भारत के अंदर गलत चीज़ों को हटाना चाह रहे थे। जैसे भारत के अंदर सती प्रथा, वो चाहते थे सती प्रथा हट जाए, वो चाहते थे छुआछूत समाज से हट जाए, वो चाहते थे कि लोग एक साथ हो जाएं। तो वो लोग ये बताना चाह रहे थे कि भाई जो भारत है वो बहुत खूबसूरत देश है, बहुत बढ़िया संस्कृति है, हर एक चीज़ बढ़िया है, इसमें कुछ बुराइयाँ उसे हटा देना है। और अंग्रेज बोलते थे ये तो बेकार है, संस्कृति बेकार है, लोग ही बेकार है। तो ऐसे टाइम में सुधारवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद के तहत ब्रिटिश मतों को खुली चुनौती दी। उन्होंने इंडियन सभ्यता को बैटिस्टा में समानता बताया, ये बेस्ट होगा, बैटिस्टा नहीं होगा, बेस्ट में समानता बताया, परंतु ये विद्वान बाद में साम्राज्यवादी विरोधी हो गए। दोस्तों, ये जितने भी सुधारवादी नेता थे शुरुआत में ये कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति अच्छी है, बाद में ये अंग्रेज़ों के दुश्मन बन गए। तो इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। जैसे मान के चलिए कि आप मान के चलिए ये बोलते हैं जैसे कि हमारे टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, आपने सीधी सीधी बुराई करी, आपका हक है कि हाँ भाई हमारे टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अब आप उन्हें नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद उनको आप क्या करेंगे कि उनको परेशान करेंगे, तंग करेंगे कि आप हट, ये क्या कहते हैं, आप पढ़ाना ही छोड़ दीजिए। आप यही कर सकते हैं कि आप उन्हें हटा सकते हैं अपनी क्लास से कि हमें आप मत पढ़ाइए, हमें आपका समझ में नहीं आता, और उन्हें आप हटा सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि वो जीवन भर ना पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहिए ये वो, तो ये आप गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार यहीं तक है। तो अब मैं आपको इसी चीज़ को वहाँ से जोड़ता हूँ कि जो अंग्रेज, जो भारतीय थे, जो ये बोल रहे थे कि भारतीय सभ्यता अच्छी है, तो ये बात तो ठीक है, भारतीय सभ्यता अच्छी है, लेकिन फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लेना चालू कर दी, ठीक है। तो इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये फिर गलत हो गई कि भाई अभी तुम बोल रहे थे कि भारतीय सभ्यता अच्छी है और अब तुम इनसे लड़ाई कर रहे हो, साम्राज्यवादी, उन्हें भगाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब या तो एक बात पिटेगी, या तो तुम इसे भगाने लग जाओ या फिर तुम इनकी बुराई करो। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक दोस्तों कि मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे भारतीय जितने भी सुधारवादी नेता थे जो बताते थे भारतीय इतिहास अच्छा है, उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ना चालू कर दी। तो उन्होंने अपनी बात से बदलकर वो लड़ाई की तरफ चले गए। 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद हिंदी संस्कृति को एशियाई संस्कृतियों के अग्रदूत के रूप में देखा गया। दोस्तों, ये देखा गया कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत की जो संस्कृति है ये पूरे एशिया की संस्कृति है। एशिया मतलब जो एशिया के अंदर सबसे आगे संस्कृति है। अगर एशिया के अंदर सबसे बढ़िया, सबसे पुरानी, सबसे विकसित संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है। तो ये बोला गया कि जो भी आज के टाइम में एशिया में देश हैं या फिर जो भी है, वो सारी सभ्यता इंडिया से ही फैली है। अगर आप देखेंगे पास में चाइना है, पास में जापान है, तो इन सब जगहों पे बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला हुआ है। और बौद्ध धर्म कहाँ से आया दोस्तों? तो बौद्ध धर्म आया भारत से। तो इसका मतलब भारत सारे एशिया संस्कृति का हेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ बता दी गई। प्राचीन काल को सामाजिक शांति, सामंजस्य, समृद्धि का प्रतीक माना गया। बौद्धिक व वैज्ञानिकता की कमी बताई गई। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो हमारे समाज को बताया, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल, जो पुराना समय था, वो समाज में शांति थी। क्यों? क्योंकि देखो, आप हड़प्पा सभ्यता देख लो, अशोक सम्राट देख लो, चाहे महावीर जैन बौद्ध धर्म देख लो, उसके बाद में आप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देख लो, बिंबिसार, अजातशत्रु, इन सब का जो भी समय था वो बड़ा समाज में शांति थी, उत्पात नहीं था, लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं थे, सामंजस्य, लोग मिलकर रहते थे, समृद्धि। इस काल में भारतीय समाज आगे बढ़ा था, लेकिन वो बुद्धि, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, इन सब में आगे नहीं बढ़े थे। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो दुनिया को देन हो सके। जैसा मान के चलो, कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई थी या फिर ऐसी कोई तरक्की नहीं की थी जो आगे हो सके। तो उन्होंने ये बताया कि प्राचीन इतिहास जो है वो बड़ा शांति समाज था। उस समय के विद्वानों ने अपना ध्यान पारंपरिक राजनीतिक राजवंश इतिहास से हटाकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर केंद्रित किया। पुराने ज़माने में राजवंश, राजा ने सिर्फ अपना ये सोचा कि मेरा समाज कैसे ठीक रहेगा, मैं कैसे मजबूत होऊंगा, मेरी संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब। तो अगर आप पुराने ज़माने के राजा देखो या उनके इतिहास देखो तो उनको अपने तक मतलब था, उसके अलावा कोई मतलब
नहीं था। तो दोस्तों एक बार आप बिल्कुल थोड़ा गो थ्रू हो जाओ, एक बार देखते हुए निकल जाओ, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि अब हम स्रोत को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम फिर से वहीं पे आते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले थे, हम क्या पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, मतलब पुराना भारत, सबसे पुराना भारत जो उसका इतिहास क्या है, और वो इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो इतिहास की जानकारी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि हम पहले बताते हैं कि भारत एक विकसित संस्कृति है। उसने पुराने ज़माने में जब दुनिया रहना नहीं सीख रही थी, तो वो कल्चर समाज में रह रहा था, समाज को ढंग से चला रहा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया किस तरीके से भारत में पहले एकता की कमी थी, स्वशासन की कमी थी, राष्ट्रवाद की कमी थी, वो किस तरीके से उनकी संस्कृति थी, कुछ इनके अंदर क्या दिक्कतें थी। फिर हमारे भारतीयों ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम सब सही थे, लेकिन वो भारतीय फिर बाद में उनके दुश्मन बन गए थे। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बोला गया कि भाई भारत जो है सबके एशिया का सबसे हेड है, अगर हमें ऐतिहासिक या फिर परंपरागत देन से देखें। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात यह है कि भारत इतिहास के जानने के स्रोत किस तरीके से मिले। अब दोस्तों एक बार आप यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी के बारे में विस्तृत उल्लेख कीजिए, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो ये इसमें तो कोई काट छाँट करना भी मत भूल के, जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। आप नीचे वाली चीज़ में थोड़ी बहुत काट छाँट करना, वो इस जगह से, ठीक है, जो हम नीचे पढ़ने वाले, जो आपको लगे कि हाँ ये लिखना चाहिए, जो लगे नहीं लिखना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे किस जगह से वो जानकारी प्राप्त हुई। जैसे मान के चलो, मुझे आज मैं भारत में हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, इस एग्ज़ाम्पल को समझना। मैं भारत में हूँ और मुझे पता लगाना है कि अमेरिका कैसा देश है, लेकिन मुझे अमेरिका नहीं जाना, ठीक है। तो मैं किस किस चीज़ों से पता लगाऊंगा। पहली चीज़ किताब, मैं देखूंगा अमेरिका के बारे में किन किन किताबों के में लिखा हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, मैं पता लगाऊंगा इंटरनेट से कि अमेरिका एक कैसा देश है, अमेरिका में क्या है। फिर मैं तीसरा कहीं और जाऊंगा, अपने दोस्तों को फ़ोन करूंगा, पूछूंगा कि भाई अमेरिका के बारे में तुझे क्या नॉलेज है, मुझे दे। फिर ऐसे कर करके मैं हज़ारों जगह से पता लगाऊंगा, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, कई जगह से मैं पता लगाऊंगा कि भाई अमेरिका है क्या आखिर। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ रहे हैं, अमेरिका को पता लगाने के स्रोत मेरे पास क्या क्या थे। मेरे दोस्त थे, मेरी किताबें थी, मेरे इंटरनेट था, मेरे फेसबुक था, यूट्यूब था, ट्विटर था, यहाँ से मैंने पता लगा लिया, ठीक है दोस्तों, क्या अमेरिका के बारे में। समझ गए यहाँ पर। अब यही चीज़ मेरे को हमारे भारत का इतिहास, हमारे भारत का प्राचीन इतिहास कहाँ से पता लगाया। तो पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य मतलब साहित्य, किताब, जो उस ज़माने में पुराने पुराने उपनिषद, वेद, पुराण ये सब लिखी, उनसे पता लगा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो सबूत मिले, जैसे जब खुदाई हुई तो उस पर लिखावट मिली, पता चला कि यार ये मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, ये सोने के बर्तन है, ये तो उस ज़माने के, ये इतना पुराना है, और उस पर नाम लिखा हुआ ये, तो इसका मतलब ये उस काल में यूज़ होता था। ये उनका अस्थि पिंजर मिला, मतलब कि उनकी लाशें मिली, लाशों के साथ में सामान मिला, तो मतलब ये उस ज़माने में लाशों के साथ ये सामान रखे जाते थे। ये कि एक पत्थर का लेख मिला है, इस पर लिखा हुआ अशोक, तो उसका मतलब ये अशोक सम्राट का शासनकाल है। तो इस तरीके से। और उस ज़माने में विदेशी यात्रा, जो विदेशी भारत घूमने आते थे, वो अपनी किताबों में भारत के इतिहास के बारे में लिख कर जाते थे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, भारत के इतिहास, भारतीय इतिहास मतलब भारतीय प्राचीन, यहाँ प्राचीन ने लिखा, भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी 3 चीज़ों से मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य, पुरानी उपनिषद, वेद, पुराण, इन सब चीज़ों से, कथाएं, लोक कथाएं, गीत, इन सब से पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हमें ज़मीन के अंदर से जानकारी मिली, जो हमें उनके सबूत मिले। विदेशी यात्रा, जो विदेश से भारत आए थे उस समय में, जिन्होंने बताया यहाँ पर, जैसे कि भाई उस समय में क्या हो रहा था, तो यह सब चीज़ें। तो अब हम एक एक चीज़ों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत भी 3 चीज़ों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो देखो, साहित्यिक स्रोत जो है, सामाजिक, आर्थिक, धर्म ग्रंथ,
उस टाइम में धर्म ग्रंथ और आर्थिक ग्रंथ लिखे जाते थे। आर्थिक मतलब जब कोई भी व्यापार करने आता था तो वहाँ पर आर्थिक लेखा जोखा लिखा जाता था कि इसने क्या व्यापार किया है, कितना व्यापार किया है, क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, ये आया कहाँ से है। तो पहला हिंदुओं का धर्म ग्रंथ था, दूसरा बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ था, तीसरा जैन धर्म का धर्म ग्रंथ था। दोस्तों इन धर्म ग्रंथों से पता लगा कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहाँ से आए हैं और इनकी ये क्या जानकारी देना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब ऐसे साहित्य जिसमें धर्म की बात नहीं हुई, सिर्फ राजनीति की बात हुई, राजा के बारे में लिखा हो, उसके अंदर ना हिंदू के बारे में लिखा है, ना बौद्ध के बारे में, ना जैन के बारे में। नाटक, जो उस ज़माने में नाटक किए जाते थे उसे लिखा जाता था, या फिर नाटक के बारे में किसी ने जानकारी दी कि आज राजा के भवन में ये नाटक हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई गई थी। तो नाटक से हमें पता चलता है कि उस समय का इतिहास क्या था। जीवन चरित्र, उस जमाने का जीवन चरित्र किसी राजा का। संगम साहित्य, जो साहित्य जिन्होंने लोगों को मिलाया हो, जो किसी जगह पर पर्टिकुलर मिले हों। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत मतलब जो राजा ने उस टाइम एक सिद्धांत बनाए थे वह सब चीज़ें। तो मतलब सीधी सी बात है, साहित्यिक स्रोत, ये सब जो भी स्रोत है ये साहित्य है, जो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ ये मिली हुई चीज़ है। तो अब हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले। हिंदू धर्म ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ कभी कभी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बीच विभाजक रेखा खींचना कठिन हो जाता है। फिर भी प्रस्तुत विवेचन के क्रम में इन अपवादों की चर्चा की जाएगी। ऋग्वेद, दोस्तों आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद, सबसे पुरानी जो जानकारी है भारत की वो ऋग्वेद से मिलती है, और वह आर्यों के इतिहास के बारे में बताती है। और आपको पता होना चाहिए आर्य कौन थे। तो आर्य वो थे जो पुराने ज़माने में सबसे प्राचीन भारत में राज्य करते थे। ठीक है दोस्तों, जो आर्यवर्त, भारत को पहले क्या बोला था, आर्यवर्त। आर्य मतलब आर्य में रहने वाले लोग, ठीक है, आर्य के लोग। तो भारतीय यहाँ पर जो रहते थे उनका सबसे पुराना इतिहास ऋग्वेद में है। इतिहास का पुनर्निर्माण का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता मतलब जो वैदिक काल था, जो पुराना काल था। वैदिक काल मतलब जब श्री राम जी, या फिर जिस टाइम में वेद वेद चलते थे, ठीक है, जो महाभारत का समय था वो सब वैदिक काल था। उस टाइम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें समाज बटा हुआ था। इस समाज को वैदिक सभ्यता कहते हैं, जब वेद के हिसाब से किताबें समाज चलता था। तो वैदिक इतिहास की जानकारी में ऋग्वेद से मिलती है। जिन धर्म ग्रंथों से की जा सकते हैं उनमें मुख्य अग्रलिखित है 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो दोस्तों इसके अलावा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद भी है, जो ब्राह्मण सारे वेदों पर की गई टिकाएँ, टिकाएँ मतलब इन वेदों पर कुछ चीज़ें बताई गई थी। इन वेदों को लिख कर नहीं छोड़ दिया गया था, इन वेदों को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी लिखा हुआ था। उसके बाद आरण्यक और उपनिषद जो रहस्यवादी और दार्शनिक साहित्य थे। दार्शनिक साहित्य मतलब दोस्तों कि बताते थे जीवन क्या है, मानव क्या है, समाज क्या है, राजा को कैसे काम करना चाहिए। सूत्र साहित्य, समाज कैसे चले, हिंदू समाज के सामाजिक आर्थिक नियम, समाज में क्या नियम होना चाहिए। जैसे कि आपने अगर रामायण देखी होगी तो अपने देश, या फिर आपको पता होगा कि उनका एक कहावत थी वंशजों की कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसी चीज़ें ये सूत्र हो गए, ये मतलब एक समाज में एक फार्मूला हो गया कि इस फार्मूले पर एक राजा को चलना है, ये होना चाहिए। मुख्य रूप से हिंदू समाज के सामाजिक आर्थिक नियमों, रिवाजों, लोकचाराओं का वर्णन होता है। रामायण और महाभारत महाकाव्य अंशिता धार्मिक और अंशिता धर्मनिरपेक्ष, जो ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व के हिंदू समाज के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। पुराना धार्मिक और अनुसार धर्मनिरपेक्ष स्मृति साहित्य, जो ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व के बाद के और हिंदू सामाजिक धार्मिक विचारों के वृत्तांत होने के साथ साथ कतिपय हिंदू राजवंशी, मुक्त और मौर्य वंश तालिका प्रस्तुत करते हैं। पुराणों में ईसा पूर्व 6ठी सदी के पहले के उत्तरी भारत और दक्कन का स्पष्ट काल क्रमिक राजनीतिक इतिहास मिलता है। तो दोस्तों ये मैं एकदम से पढ़ गया था, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि पुराने उपनिषद कैसे समाज चलेगा, क्या समाज में होना चाहिए। लोकचाराओं मतलब जो लोगों के बीच की चीज़ें थी। रामायण महाभारत जो लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से राम जी ने कैसे क्या समाज चलाया गया था। महाभारत में किस तरीके से भाइयों ने साम्राज्य को चलाया था। इसके अलावा दोस्तों जो भारत और दक्कन मतलब दक्षिण का भाग, तो दक्षिण के भाग तक, ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण भाग तक भारत का क्या साम्राज्य था, कैसे चल रहा था भारत से साम्राज्य, समाज में क्या क्या चीज़ें थी। मौर्य वंश कैसे चला था, मौर्य वंश में किस तरीके से ना बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कैसे चलाया, उनके बच्चों ने कैसे चलाया। तो यह सब चीज़ें दोस्तों बताई गई, किस तरीके से मौर्य वंश को नंद वंश द्वारा छीन लिया गया था।
तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये पता चला कि धर्म ग्रंथों से कि भाई उस टाइम का समाज कैसे था, वैदिक समाज कैसे चलता था। अब दोस्तों बौद्ध धर्म, तो आपको पता ही है बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म जैन धर्म कैसे आए थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध सॉरी, और महावीर जैन, इन दोनों ने ही इन दोनों धर्मों के पास मतलब कि स्थापना की थी। तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी और उन्हें साहित्यों में लिख लिया गया था, उन्हें लिख कर रख लिया गया था। तो उन साहित्यों से भी पता चलता है हमें उस समाज की जानकारी के बारे में। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध और जैन साहित्य प्रमाणिक और विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिनके आधार पर ईसा पूर्व 6ठी सदी से प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों 6ठी सदी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का इतिहास किससे पता चलता है हमें, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों से। जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों में क्या आता है, तो याद रखना कि वो कहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ पर उन्होंने अपने प्राण निवारे थे, कहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, तो ये सब उस किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद ये धर्म सिर्फ यहीं नहीं फैला, श्रीलंका में फैला, मौर्य वंश ने से आगे बढ़ाया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, राज्यरोहण, प्रमाणिक राजा अश्वघोष की महान कृतियाँ, बुद्ध चरित्र। तो दोस्तों बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ कहाँ पता चलता है, तो हर एक जगह पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पता चलता है, महापरिनिब्बाण के बारे में, श्रीलंका में इसके सबूत मिलते हैं, और इसके बाद में कुषाण काल में सबूत मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म का विवरण भी अलग अलग समाजों में अलग अलग जगह पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि बौद्ध धर्म जो था वो कहाँ कहाँ फैला। तो मोस्टली आप इसमें से जो आपको सही लगे, त्रिपिटक दोस्तों, त्रिपिटक में मतलब कि 3 तरीके से किताब थी, 3 सत्तु पिटक, अभिधम पिटक और एक और अभिसुत पिटक, ऐसे 3 नाम थे। उन तीनों पिटक में बताया गया था कि बौद्ध धर्म कब फैला, कहाँ आया, कैसे रहा। फिर बौद्ध धर्म में भी कई महायान, हीनयान, कई तरीके से इनमें भी डिवीज़न हुआ। तो वो सब चीज़ें इन सब जगहों पर लिखी हुई हमें मिलती है। तो आपको अगर बौद्ध धर्म की जो जानकारी है इसमें से आपको जितना सही लगे आप इसमें से निकाल लीजिएगा। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, तो हमें भी साहित्यिक स्रोत को पता कर रहे हैं किताबों से। तो हमें हिंदू धर्म का पता चल गया कि उपनिषद वेदों से आया, बौद्ध धर्म का पता चल गया कि भाई हमें त्रिपिटक से मिल गया, श्रीलंका के द्वीप वंश से मिल गया, उस चंद्रगुप्त मौर्य के किताबों से उनके जगहों पर मिल गया, राज्यरोहण में मिल गया, अश्वघोष की टिप्पणियों में मिल गया। अब जैन धर्म के बारे में दोस्तों, जैन धर्म या जैन निम्नलिखित महत्वपूर्ण जैन रचनाएं जैसे द्वादश अंग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, मारुंगा परिशिष्ट, उत्तराभाद महोदधि, स्थल वीर बलि इत्यादि ना सिर्फ जैन धर्म और संस्कृति ना सिर्फ है दोस्तों ये, ठीक है, ना सिर्फ जैन धर्म और संस्कृति पर अपितु बिंबुसार, अजातशत्रु, पद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि प्रभावशाली राजाओं पर भी महत्वपूर्ण समग्र प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में भी कई रचनाएं मिलती है, जैसे द्वादश अंश में लिखा हुआ है, कल्पसूत्र में लिखा हुआ है, मारुंगा परिशिष्ट में लिखा हुआ है, उत्तराभाद महोदधि, स्थल वीर बलि में लिखा हुआ है, जैन धर्म संस्कृति, बिंबुसार, अजातशत्रु, इन सब के उधर भी लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य समाज में ही थे, बिंबुसार, अजातशत्रु, ये सब। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो जैन धर्म था वो इन जगहों पर उसके हमें सबूत मिलते हैं। ये किताब है जहाँ पर जैन धर्म के बारे में उल्लेख हुआ है। अब दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ये जो है दोस्तों उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब किस धर्म के बारे में बता रही है, हिंदू धर्म के बारे में। त्रिपिटक किस बारे में बता रहा है, बौद्ध धर्म के बारे में। कल्पसूत्र किसके बारे में बता रहा है, जैन धर्म के बारे में। तो ये सब किसी धर्म के बारे में बता रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब वो साहित्य, वो किताब जो किसी धर्म के बारे में नहीं बता रही, वो हमें समाज की जानकारी दे रही है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य उपर्युक्त सामाजिक धार्मिक धर्म ग्रंथों के अलावा प्राचीन भारत पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो मतलब धर्मनिरपेक्ष वाले जो साहित्य हैं वो किसी धर्म के बारे में नहीं बताते, बल्कि वो भारत के बारे में बताते। वो बताते कि भारत किस तरीके से विपुल भंडार था, किस तरीके से भारत में 6ठी शताब्दी में लोहे मिल गए थे, किस तरीके से यहाँ पर जो मगध राज्य था उसमें किस तरीके से यहाँ पर हाथी मिलते थे, वनों में घोड़े मिलते थे, किस तरीके से ये एक उपजाऊ ज़मीन थी, यहाँ पर किस तरीके से एक अच्छी फसल होती थी, किस तरीके से राज्य को अच्छा पानी मिलता था, किस तरीके से उन्नत कृषि की जाती थी। तो ये सब चीज़ें जिस किताब में मिली उसे बोला गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसे भी 3 रूप में बांटा गया, एक तो राजनीतिक रूप में, एक अर्थव्यवस्था रूप में, नाटक और जीवन चरित्र में। तो दोस्तों ये जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य थे, मतलब जो किसी धर्म के बारे में नहीं बताते थे, वो 3 रूप में किताबें मिली। जैसे राजनीतिक, जैसे अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के समाज में अगर आप उनको देखेंगे, क्या नाम है उनका,
जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य, तो उन्होंने किसी धर्म के बारे में नहीं बताया उसमें, उसमें राजनीति के बारे में बताया, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, कुछ राज नाटक मिले थे, कुछ जीवन चरित्र मिले थे, तो उन सब के बारे में धर्मनिरपेक्ष साहित्य में पता लगा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित रचनाएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के सारे मूलभूत पक्षों या आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन जिसमें 4 कर्म गुप्तचरी की विस्तृत प्रणाली शामिल है, राजा की कला, सामरिक रणनीति, दांव पेच। तो दोस्तों कुछ ऐसी राजनीतिक किताबें थी जो किसी धर्म के बारे में नहीं बताती थी, बल्कि ये बताते थे कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, राजा को कैसे अपने गुप्तचर रखने चाहिए जो दूसरे समाज की जानकारी ले आए, राजा को हमेशा कैसे अपने राज्य का ध्यान रखना चाहिए, राजा को अपने समाज के बारे में पता रहना चाहिए, राजा को अपने समाज को बेटे की तरह मानना चाहिए, राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, राजा को राज्य का उद्देश्य पता होना चाहिए। तो ये सब किताबें हमें कहाँ से मिली, ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो ये हमें मौर्य साम्राज्य से मिलती है। तो उस जो साम्राज्य की चीज़ें हैं उसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं, उसे ना हम ये बोलेंगे कि धर्म की थी, ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य थे जो हमें उस समाज की जानकारी देते थे। नाटक प्राचीन भारत के संबंध में, अब कुछ नाटक भी थे जैसे विशाखादत्त या मुद्रा राक्षस जो एक स्वलिखित नाटक ग्रंथ है, नंद और मौर्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त ने जो मुद्रा राक्षस की जो नाटक लिखा था उसके अंदर बताया था कि नाटकीय रूप में एक किस तरीके से उन्होंने एक नाटक के रूप में, मतलब कि बिल्कुल नाटकीय रूप में बताना, किसी एक बंदे को पर्टिकुलर रख कर उसकी कहानी बताना। उन्होंने गुप्त वंशावली के बारे में बताया, कृति, ये सब नाम है उनके दोस्तों जो आप देख सकते हैं। ये कालिदास की प्रसिद्ध कृति, कालिदास आपको पता है दोस्तों कि वो बहुत ही कालिदास जो थे दोस्तों वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है दोस्तों। फिर उन्हें एक दिन वरदान मिलता है कि वो कुछ ऐसी घटना करते हैं जिसमें वो काली माता या फिर जो भी माता होती है उनके चेहरे पर वो काली लगाने जा रहे थे पहचान के रूप में, ठीक है, कि मैं मंदिर में पूजा करने आया था। वो इतने मतलब कि मासूम होते हैं या फिर उनको जानकारी नहीं होती। फिर माता उनको वरदान देती है कि रात में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके पूरे ज्ञान एक तरीके से आ जाएगा, और फिर वो एक रात में सारी किताब पलट देते हैं, उनको सारी जानकारी आ जाती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ किस में लिखी हुई थी? ये सब हमारी जो चीज़ थी नाटक में लिखी हुई थी। तो वो समाज के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से समाज में क्या चलता था। फिर कालिदास को कितना विद्वान बताया गया, ये सब चीज़ें आपको कालिदास की नॉलेज बताई गई है, कालिदास की चीज़ें बताई गई। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? ये सब चीज़ें हमें इतिहास से मिलती है। ये हमारे इतिहास के किस में आती है दोस्तों? तो ये हमारे इतिहास के आती है आपके साहित्य में। तो आपको नाटक के बारे में यहाँ पता चल गया कि ये नाटक थे जो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते थे। दोस्तों मैं सोच रहा 2 मिनट का आप ब्रेक ले लो, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको यह समझा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दोस्तों हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं जब से कि भाई साहित्यिक स्रोत की जानकारी कहाँ से, भारतीय इतिहास की जानकारी साहित्यिक स्रोत में कैसे मिली। तो हमने पढ़ लिया हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में, नाटक के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जीवन चरित्र, उस टाइम के जीवन चरित्र। जीवन चरित्र पर अनेक ग्रंथ हैं जो गौतम बुद्ध, हिंदू काल के कुछ प्रभावशाली राजाओं। दोस्तों आपको कितने धर्म पता होंगे, जैसे कि मान के चलो उस टाइम में कई नए नए धर्म भी आए थे, जैसे महायान, हीनयान, ठीक है, ये बौद्ध धर्म में ही आए थे। उसके अलावा कई ऐसे जैसे कि मान के चलो जो धर्मों से निकले नए नए धर्म थे, उन सबके जीवन चरित्र। जैसे हमें बताया है कि महात्मा बुद्ध को किस तरह शिक्षा प्राप्त हुई थी, महावीर जैन किस तरीके से 24वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। फिर उसके बाद में किस तरीके से अशोक ने जानकारी प्राप्त की, अशोक ने किस तरीके से एक साम्राज्य को पूरा खत्म कर दिया था, उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। तो वो जीवन के बारे में बताता है, मेन फोकस उनका लाइफ पर होता है। तो जीवन चरित्र पर अनेक ग्रंथ हैं जो गौतम बुद्ध, बाद के हिंदू काल के कुछ प्रभावशाली राजाओं के पर्सनल लाइफ, निजी जीवन के बारे में बताते हैं, और उन्होंने जो भी काम किए उसके बारे में बताते हैं। जैसे हर्षवर्धन, बाण भट्ट की रचना, हर्ष चरित्र, गौड़ नृपति, शशांक पर पद, गुप्त चरित्र, नव शशांक चरित्र, राज विक्रमादित्य, बाद के चाणक्य, विलेन, राचित विक्रम, देव चरित्र प्रतिहार, राजा भोज, बल्लाकृत भोज, पृथ्वीराज चौहान, चंद्र बदाई रचित पृथ्वीराज चरित्र इत्यादि मुख्य राजकीय जीवन चरित्र हैं। तो दोस्तों राजा के जीवन के बारे में ये सारे की सारी किताबें बताती है कि किस तरीके से उस ज़माने में राजा ने चीज़ों के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये जीवन चरित्र सिर्फ राजा के जीवन के बारे में बताते हैं कि राजा ने कैसे कैसे अपने राज्य में काम किया। दोस्तों संगम साहित्य, दक्षिण के काव्य शैली में लिखा गया
तमिलों का संगम साहित्य। तो दोस्तों हमने अब तक जो भी बात करी थी वो भारत के उत्तरी ऊपरी भाग के बारे में करी थी। भारत का जो निचला भाग है जिसे दक्षिणी भाग बोला जाता है उसके बारे में बात नहीं करी थी। तो दोस्तों संगम साहित्य वहाँ का मेन साहित्य जो हमें दक्षिण की जानकारी देता है। तो एक काव्य में लिखा हुआ है, तमिलों का संगम साहित्य आरंभिक ईसा कला में दक्षिणा भाग में धर्मनिरपेक्ष साहित्य का सर्वाधिक प्रतिनिधिमूलक साहित्य है, सुदूर दक्षिण के आरंभिक इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो अगर हमें दोस्तों दक्षिण की जानकारी चाहिए तो हमें संगम साहित्य ही बता सकता है। ये जो साहित्य था दोस्तों ये किसी धर्म के बारे में नहीं था, धर्मनिरपेक्ष था। तो धर्मनिरपेक्ष दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब क्या होता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो उस टाइम में जो संगम साहित्य था वो हमें साउथ जो भी दक्षिण भाग है उसकी जानकारी देता था। भारतीय दर्शन मुख्यतः धार्मिक आधार पर पल्लवित पुष्पित हुआ, लेकिन इसके कुछ अपवाद हुए। धर्मनिरपेक्ष दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश डायलेक्ट्स के सिद्धांत, महान महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ प्रज्ञा परिमिति सूत्र शास्त्र में प्रतिपादित सापेक्षता का दर्शन, उन्होंने अपने सापेक्षता दर्शन को माध्यमिक की संज्ञा दी है। दोस्तों उस जगह पे कुछ अपवाद भी हुए, अपवाद मतलब रुकावट। धर्मनिरपेक्ष में कुछ चीज़ ये हुई, हमने ऊपर क्या कहा था अभी कि संगम साहित्य में किस तरीके से संगम साहित्य जो लिखा गया दोस्तों संगम। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको ऊपर बताया कि संगम साहित्य क्या था, संगम साहित्य वह साहित्य था जिसमें किसी धर्म के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि संगम साहित्य में किस बारे में बताया जा रहा है, गौतम बुद्ध के डायलेक्ट्स के बारे में, महायान के बारे में, नागार्जुन के बारे में। तो ये सब क्या बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म की बात तो हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा था आपको कि संगम साहित्य तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में ये सब कहाँ से आ गया, धर्म के बारे में कहाँ से आ गया, गौतम बुद्ध के बारे में कहाँ से आ गया, महान महायान बौद्ध दार्शनिक के बारे में, नागार्जुन के बारे में कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं यह बताती है कि इसमें कुछ रुकावट थी। ये पूरे तरीके से धर्मनिरपेक्ष साहित्य नहीं थे संगम साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक रचनाओं के दो वर्गों में रखा जाता है, व्यक्तिगत इतिहास द्वारा लिखा गया और इतिहास विभिन्न स्थानीय राजवंशों द्वारा संरक्षित इतिहास इतिवृत्त। देखो दोस्तों अब हम पुराने इतिहास को अगर दो भागों में बांटे, अगर हम पुराने इतिहास जो हमारा प्राचीन इतिहास है जो हम प्राप्त करते स्रोत जो हैं उसमें दो हैं, एक तो जो राजा ने लिखा और एक जो लोगों ने लिखा। तो वो यही बता रहा है कि इतिहास दो रूप में मिले, एक जिसे लोगों ने लिखा जैसे नाटक हो गए, महाकाव्य हो गए, और उसके बाद दूसरा वो जिसे राजाओं ने लिखा, जिसे अर्थशास्त्र हो गया, जिसे राजाओं ने लिखवाया, जिसमें अपनी उपलब्धि लिखवाई। व्यक्तिगत इतिहासकार व्यक्ति इतिहास की रचनाओं से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना 1149 से 1150 कन्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी है। कलड़ा इसे मुख्य कश्मीर पर लिखित लेखों के आधार पर लिखा गया है। तो दोस्तों जो अगर हम 1149 से 50 ईस्वी में कन्हड़ द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, तो ये क्या था दोस्तों, ये किसी व्यक्ति ने लिखा था, ठीक है। और अगर हम राजा के द्वारा लिखी हुई चीज़ देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रसमाला, कीर्ति कुमुदी, राजशेखर प्रबंध, कोश बालचंद्र, ये सब किसने लिखा था, ये सब राजाओं ने अपने लिए लिखवाया था। तो सिंध में 13वीं सदी के आरंभ में भारतीय, सिंध मतलब भारत में 13वीं सदी के आरंभ में अरबों की पहल पर स्थानीय ऐतिहासिक इतिवृत्त चाचनामा की रचना शुरू की। तो दोस्तों जब अरब से मौर्य वंश आया तो उन्होंने मौर्य वंश ने अरब से मौर्य वंश क्या सॉरी अरब से जब आपका अरब से लोग जब आए, मौर्य वंश तो आपका शुरू में ही आ गया था। जब दोस्तों अरब से जो राजा लोग आने चालू हुए, जो ये जितना भी आपका बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, जो मुग़ल थे, सॉरी मुग़ल नाम एग्जैक्ट नहीं आता, मैंने मौर्य बोल दिया था। तो मुग़ल लोग जब आए तो मुग़ल के हर एक राजा ने अपना इतिवृत्त लिखवाया। इतिवृत्त मतलब उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया। तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी इतिवृत्त लिखवाने की। तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय के पूर्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चित्रित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यह समझना है कि इतिवृत्त की शुरुआत हो गई थी। नेपाल के स्थानीय इतिवृत्त वंशावली के नाम से जाने जाते हैं। इन रचनाओं के आरंभिक भाग पूर्णतः मिथ किए गए हैं, जबकि इनसे ईसा के प्रथम शताब्दी से वर्णित सामग्री किसी अंश में नेपाल के इतिहास की झलक दिखाती है, क्योंकि वहाँ के राजाओं के नाम, तालिका और उनके राज्यकाल का वर्णन मिलता है। असम में कामरूप शासनावली के स्थानीय इतिवृत्त असम में कामरूप के उत्तरकालीन हिंदू काल के इतिहास के पुनर्निर्माण मुख्य स्रोतों में से उपयुक्त ऐतिहासिक रचनाओं की चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक इतिवृत्त मिले। देखो दोस्तों मैं आपको ये पूरा ही समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात ये बताई गई है कि जब अरब से मुग़ल आए
ठीक है, तो उन्होंने इतिवृत्त की शुरुआत कर दी। अब नेपाल में क्या हो गया, नेपाल में सीधा सीधा था थोड़ा बहुत, जो हम वहाँ पर राजा नाम और उनके समय सीधा सीधा लिखा हुआ था कि किस समय में किस राजा ने अपनी राज्य पर शासन किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कट क्लियर दे रखा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार बहुत सारा चीज़ें हो गई है तो आपको कन्फ्यूज़न हो गई होगी, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखो, साहित्यिक स्रोत, कुछ धर्म ग्रंथ जो हमें इन सब हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं, जैन धर्म के बारे में बताते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो राजनीति के बारे में बताते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, कुछ नाटक, कुछ जीवन चरित्र, संगम साहित्य। अब धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो हमें कहीं ना कहीं नेपाल वगैरह से पता चलता है। तो दोस्तों अब आपका एक पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया जिसका नाम है साहित्य। तो दोस्तों आपका जो एक भाग है कि भाई किस तरीके से भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत मिला, वो साहित्यिक साक्ष्य, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमें ये पढ़ना है कि भारतीय इतिहास के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशी यात्राओं का विवरण। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि भारतीय इतिहास के बारे में। तो एक बार हम ऊपर से फिर दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास अंग्रेज़ों ने बताया, उन्होंने हमारे बारे में बताया कि हमारा समाज किस तरीके का था। फिर उन्होंने बताया कि हमारे इतिहास की जानकारी साहित्यिक साक्ष्य से क्या क्या मिलती है। अब हम दोस्तों देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? तो पुरातात्विक का मतलब होता है पुराने मतलब ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चल जाए कि ये उस ज़माने में उसके द्वारा सबूत ये लिखे गए थे। जैसे उस ज़माने की कोई किताब मिल जाए, कोई अभिलेख मिल जाए, कोई ऐसी लिखावट या कुछ सबूत मिल जाए। जैसे दोस्तों मान के चलो आज के टाइम में कोई हमें किताब निकाल के उसे आज के टाइम में छोड़ देते हैं और वो आज से 2000 बाद साल किसी को मिलती है, तो हमारी किताबों पे ये लिखा होगा ना कि ये 2020 का प्रिंट है ये वगैरह। या फिर हमारे नोट देख लीजिए जो हम यूज़ करते हैं, जो सिक्के यूज़ करते हैं, तो सिक्के क्या पता चलेगा, आने वाली जनरेशन को पता चल जाएगा ना कि 2004 में भारत सरकार, मतलब यहाँ पर एक सरकार थी जो भारत के रूप में काम करती थी, यहाँ का संविधान बताएगा कि समाज किस हिसाब से चलता था। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा छोड़े गए सबूत होते हैं जिससे समाज के बारे में पता चलता है उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो हमारे इतिहास की जानकारी किसी सबूत के साथ देते हैं। दोस्तों एक पल के लिए किताब झूठी, साहित्य झूठ हो सकते हैं, लेकिन स्रोत जो हमारे पास ये पक्के सबूत हैं ये कभी झूठे नहीं हो सकते। पुरातात्विक स्रोत को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जाता है: अभिलेख, उत्कीर्ण सिक्के, नगर, स्मारक और विविध। देखो दोस्तों, अभिलेख जो लिखे गए हैं, सिक्के जो उनके सारे छोड़े गए हैं, नगर जो उनके समाज बनाया गया था, स्मारक जो उस टाइम में कोई महल वगैरह बनाए गए, और कई विविध चीज़ें, कई अलग अलग चीज़ें, ये हमारे स्रोत की जानकारी होती है जिससे हमें पता चलता है कि पुरातत्व, जिससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में किस तरह के राजा राज्य किया था और उन्होंने किस तरीके से समाज को चलाया था। तो देखो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। दोस्तों इसमें जो लिखावट होती है वो खुद लिखी गई है, क्योंकि वह सामान्यतः मिथों से रहित, ये मित्र नहीं है दोस्तों, मिथो मतलब झूठ। जो अभिलेख है उसमें झूठ नहीं लिखा होता, ये तथ्य पर आधारित होते हैं। यह पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, उनकी लिपि और उनके उत्कीर्ण के समीपवर्ती काल का निर्धारण करते हैं। इस रूप में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में साहित्य को विद्या से अधिक स्वीकार्य है। दोस्तों अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म को, तो बाहमी खोष्टी लिपि में लिखी हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में, तो उस टाइम में चित्र के द्वारा लिखा जाता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये जानकारी मिल गई ना कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का समय था उस टाइम में लोग चित्र के द्वारा लिखते थे। फिर उसके बाद में जो अशोक का समय आया तो उस टाइम में बाहमी खोष्टी लिपि थी, तो उससे ये पता चल गया कि उस समय में ये भाषा यूज़ होती थी, उस टाइम में लोग जीवित थे, उन्होंने इसीलिए इसे लिखा है। तो उनसे हम ये मान जाते हैं कि ये पक्की चीज़ है। उसके बाद में अशोक के सिक्के, पियदस्पी सिक्के, जो जितनी भी चीज़ें थी ये हमें जानकारी देती है, एक पक्की नॉलेज देती है। तो अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि वह मिथों से, झूठ से रहित है, तथ्यों पर आधारित है, पत्थर धातु पर लिखे गए हैं। अभिलेखों में 2 प्रकार की लिपि का प्रचलन है, बाहमी और खोष्टी। अधिकांश शिलालेख बाहमी लिपि में लिखे गए थे, जबकि थोड़े से ही खोष्टी में। तो दोस्तों अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो उस टाइम में अभिलेख हमें 2 ही रूप में मिले थे, बाहमी लिपि और खरोष्टी लिपि, जिसे अंग्रेजों ने पढ़कर बता भी दिया था, ठीक है दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इसको पढ़ दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम में 2 लिपियों को पढ़ने के काम इस राजा ने किया था।
राजकीय अभिलेख नहीं पतियों और उनके पदाधिकारियों द्वारा किए जाते थे। ज्ञात उत्कीर्णों में अशोक के आदेश पत्र सर्वाधिक प्राचीन है। दोस्तों याद रखना, अशोक ने, हमें कैसे पता, अशोक ने सबसे पहला राजा था जिसने जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए, क्योंकि हमें उनके शिलालेखों पर पता मिलता है कि उन्होंने जानवरों के लिए अस्पताल खुलवाए थे। तो अशोक एक अच्छे राजा थे। किससे पता चलता है? ये हमें उससे पता चलता है जब उनकी किताबों में हम जानकारी देखते हैं, जब हमें पता लगता है कि अशोक सबसे प्रिय चेहरे वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने 14 ज्ञान लिखवाए हुए थे, 14 नॉलेज लिखवाई हुई थी अपने शिलालेख में। जहाँ उनका राज्य शुरू होता था वहाँ पर उन्होंने एक पत्थर लगवा रखा था और उस पत्थर पर अपने 14 मेन लक्ष्य लिखे गए थे कि किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, अशोक के क्या 14 नियम हैं। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि राजा की नॉलेज, जैसे स्तंभ, राज्य देश, 9 अन्य शिलालेख की खोज की गई। कलिंग का राजा खरवेल, हाथी गुफा अभिलेख, राजा रुद्रदमन, जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाना घाट के अभिलेख, कुषाणों के तक्षशिला के अभिलेख, सिल्वर स्क्रोल पर चांदी करके नाम लिखी, पंचतार पत्थर अभिलेख इत्यादि, ये अपने निर्णय के जीवन और कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों उस टाइम के अभिलेख की जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त हुई? तो अशोक का जानकारी हमें शिलालेख से प्राप्त हुई। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से हुई, शक राजा रुद्रदमन की जूनागढ़ अभिलेख से हुई, सातवाहन राजा की गौतमीपुत्र सातकर्णी की नाना घाट के अभिलेख से हुई। तो इस तरह से दोस्तों इनकी नॉलेज हमें इनके शिलालेखों से ही हुई। तो दोस्तों इन सभी राजाओं की जानकारी हमें इन अभिलेखों के द्वारा से हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इस समय में ये चीज़ इनके द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा शास्त्री सिक्के। अब दोस्तों मैंने जैसा पहले बताया था कि अभिलेख से क्लियर हो गए। अब मैं अभिलेख का एक नॉर्मली मतलब बताता। अभिलेख मतलब पत्थर पर लिखा हुई लिपि, पत्थर पर लिखी हुई जानकारी जो खुद उस समय उस राजा ने लिखवाई थी, उस राज्य में लिखी गई थी। तो वो चीज़ें किधर, मैंने आपको बता देना, इन चीज़ों से ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। अब दोस्तों सिक्के, मुद्रा शास्त्री सिक्के अभिलेख प्रतिरूप में कम महत्वपूर्ण है, फिर भी यह प्राचीन भारत के कुछ कालों के संबंध में जानकारी का निश्चय ही प्रमाणिक स्रोत है। दोस्तों सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस समय में, पुराने ज़माने में चलते थे। जैसे अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद गृह युद्ध के फलस्वरूप भारतीय सिक्कों के धीरे धीरे गुणात्मक सुधार हुए और उन पर आलेख शीर्षक उत्पन्न किए जाने लगे। तो दोस्तों जैसे सिक्के का धीरे धीरे गुण अच्छा होता चला गया। पहले सिक्के से गोल करके घुमा के तोल कर दिए जाते थे, फिर सिक्कों पर कई चीज़ें उत्कीर्ण करके दी जाने लग गई। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। मौर्य और गुप्तों के 2 बड़े साम्राज्यों के बीच अवधि में भारतीय सिक्का, ग्रीकों का परम रेडी, ये सब दोस्तों ये बताते हैं कि सिक्के का किस तरीके से इतिहास था। तो ग्रीक राजाओं के सिक्के, उस ज़माने में किस तरीके से सबसे पहले सिक्के किसने बनवाए, कैसे उन सिक्कों का इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें। मौर्य और गुप्त सम्राटों के बारे में सिक्के महत्वपूर्ण जानकारी देते क्योंकि गुप्तकालीन सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। तो दोस्तों गुप्त काल में सबसे पुराने सिक्के यूज़ किए गए थे, उन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। जैसे सबसे पहले सिक्के ग्रीक में बने थे, लेकिन भारत ने जो सिक्के बनाए वो किसी को देख के नहीं बनाए, वो अपनी खुद की खोज थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक और शिला किसी रूटों को संशोधित, सूर्य फर्स्ट और पूर्ण करते हैं, वे हमें भारत के सर्वाधिक और प्रशासनिक इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। तो दोस्तों सिक्के जो हैं वो भारत के इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण रूप से पता लगाने में मदद करते हैं। सिक्के जो हैं इतिहास बताने में मदद करते हैं, सिक्के भूगोल बताने में मदद करते हैं, सिक्के धर्म इतिहास बताने में मदद करते हैं। अब दोस्तों आप सोचोगे सिक्के इतिहास बनाने में कैसे मदद करते हैं? तो देखो जिस समय वो सिक्का मिला उस समय उस राज्य का शासक था। भूगोल, जहाँ से सिक्का मिला तो हमें ये पता चल जाएगा इस जगह पर ये सिक्के चला करते थे। धार्मिक इतिहास, ये सिक्कों पर कई बार धर्म लिखा जाता था, राजा अपने भगवान के इष्ट देव की फ़ोटो लगवाता था जिससे ये पता चल जाता था कि इस राजा ने ये धर्म को मानता था। तो दोस्तों सिक्के से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती थी। तो दोस्तों ये याद रखना, अभिलेख से हमें यह पता चल जाता था कि किस राजा ने अपनी क्या शिक्षा लिखवाई है। सिक्कों से हमें ये पता चल जाता था कि वह सिक्के कहाँ पर थे और किस तरीके से चलाए जाते थे। और दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर सिक्के के अलावा और चीज़, जैसे स्मारक और विविध। स्मारक मतलब किसी की मूर्ति हो गई या फिर कोई पहचान हो गई या कोई महल हो गई। तो दोस्तों देखो नगर तथा स्मारक में पुरातात्विक स्रोत के सर्वाधिक पहलू खुदाई में बड़ी संख्या से मिले नष्ट नगर जिनमें भारी संख्या में स्मारक उपलब्ध हुए। तो दोस्तों किसी भी जगह पर नगर में स्मारक मिल जाते हैं। स्मारक मतलब ये होता है दोस्तों कि वहाँ पर कोई चीज़, पुराने ज़माने की चीज़ मिल जाती है। खुदाई में बड़े बड़े घर, खंडर, ये सब चीज़ें मिल जाती है। जैसे बिहार में राजगीर, नलंदा, बोधगया, पाटलिपुत्र के कुछ हिस्से, जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र जिसे आज पटना बोला जाता है, तो पटना में इस तरह की चीज़ें थी। तो ये उस ज़माने के राजा का, उस ज़माने के महल, राजा का महल है। तो ये किससे पता चलता है दोस्तों?
उस जगह के हिस्सों से। जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो वो हमें प्राप्त हुआ खुदाई से। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में पेशावर में तक्षशिला। दोस्तों अगर हम प्रांत और पंजाब में पेशावर की देखें तो वहाँ पे तक्षशिला मिली, जिससे हमें ये पता लग गया कि तक्षशिला उस ज़माने की है, उस समय की है। तो मतलब दोस्तों उस ज़माने में ये चीज़ बनाई गई थी। तो ये हमारे पास जीता जागता सबूत है। बंगाल में पहाड़पुर, इस तरीके दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं। कश्मीर में परिहार्स पर अवंतीपुर, मार्तंड आदि। भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रवर्ती काल के अंश, जैसे भारत ब्रिटिश अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या जो इंडिया गेट, लाल किला, ये सब क्या है, ब्रिटिश राज्य की पहचान है कि हाँ भाई ब्रिटिशों ने यहाँ पर राज्य किया था। मोहनजोदड़ो की अगर पुरानी सभ्यता की बात करो तो वहाँ पर आपको अभी भी खुदाई में मिली चीज़ें ऐसे पता चल जाएगी ये उस ज़माने में ये चीज़ बनाई गई थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि नगर और स्मारक जो थे उन्होंने भी काफ़ी मदद करी इतिहास को पता लगाने में, जिससे हमें ये पता लगा कि उन्होंने ये चीज़ें उस समय में बनाई थी। उसके बाद दोस्तों बंगाल ये हो गई। अब हम देखते हैं विदेशी इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, हाँ इसका विविध विविध मतलब कई चीज़ें, कई बार हमें मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, कई बार मंदिर मिल जाते हैं, कई बार मोहरें मिल जाती है। तो इन चीज़ों से भी हमें पता चल जाता है उस इतिहास के बारे में कि उस ज़माने में ये चीज़ें यूज़ होती थी। और दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी सबसे हमारी भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है जो हड़प्पा संस्कृति, उसकी ज़्यादातर जानकारी हमें मिट्टी के बर्तनों से, मोहरों से, पत्थरों से, औजारों से, उस ज़माने में यूज़ की गई चीज़ों से ही पता चलता है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे हमें समझना होगा कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें इन सब चीज़ों से भी मिली है। विदेशी इतिहासकार और पर्यटक। दोस्तों कई बार इतिहासकारों ने भी चीज़ें लिखी है, जैसे कि एम शास्त्री, ये एम शास्त्री है। ठीक है दोस्तों, एम शास्त्री में समझना, विदेशी परीक्षकों के द्वारा किसी देश के जन समुदाय के विवरण, कि उन्होंने देश के बारे में बताया कि देश कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम हेरोडोटस की रचना हिस्ट्रीज में अपने समय भारतवर्ष के बारे में देखें तो उन्होंने बताया कि आर्यजेंड्रो द्वारा भारत आक्रमण, जो ये आर्य थे इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने कि उनका दरबार कैसा था, जो राजदूत मैक्स ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया था। तो दोस्तों मैक्सनी जो थे उन्होंने इंडिका में बताया कि भाई मौर्य साम्राज्य कैसा था। इस तरीके से दोस्तों तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने अपने हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म के बारे में बताया। तो उस तरीके से दोस्तों देखो यहाँ पर जितनी भी किताबें लिखी गई उन्होंने सब ने बताया कि भारत में कैसा कैसा शासन था। अब दोस्तों एक बार गो थ्रू करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैं समझा देता हूँ बड़े आसान शब्दों में। देखो दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो देखो प्राचीन भारत, सबसे पुरानी भारत संस्कृति 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरीके से, दोस्तों प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले कोशिश करी कि भारत के इतिहास को बनाने की, उन्होंने बताया कि भारतीयों में किस किस चीज़ों की कमी थी। फिर उसके बाद दोस्तों अब मेन जो है वो यहाँ से है, साहित्यिक साक्ष्य, किस तरीके से किताबों से भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, कौन कौन सी किताबें थी, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के किस तरीके से बताते हैं, और विदेशी यात्री जो भारत घूमने आए थे उन्होंने क्या क्या बताया। तो दोस्तों ये सारे नोट्स को आप देख लीजिए, इसी से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये काफ़ी फैला हुआ नोट्स है, आप इसके बाद इसमें से कितनी भी काट छाट करेंगे तो अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे। दोस्तों इसके अलावा कोरोना वायरस अभी जो बहुत चल रहा है दोस्तों, इससे अपना ध्यान रखें, घर में रहें, अच्छी जानकारी करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएं, कोई गलत अफवाहों पे ध्यान ना दें। और दोस्तों अपने आसपास ध्यान रखें, अगर कोई भूखा है तो उसे प्लीज़ भूखे पेट ना सोने दें, कोशिश करें ऐसा करने की। और दोस्तों काफ़ी विजिलेंट रहे, हर चीज़ के लिए जागरूक रहें, कहीं भी शांति से मतलब कि सुस्त ना रहे इस टाइम। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखिए और बताइए हिस्ट्री की वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं हिस्ट्री के और चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं।